हेलो एवरीवन। आज जूलॉजी की सेकंड क्लास है जिसमें टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में डिस्कस किया था कि सेल किस तरीके से फॉर्म होता है और एक उसका बेस निकल के आया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जिस तरीके से सेल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल के जीवन के लिए आवश्यक है। तो आज हम लोग सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन एक बाउंड्री होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है। ये एवरी सेल इंक्लूडिंग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इट्स सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जितने भी सेल हैं चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो, उन सब का एक कॉमन स्ट्रक्चर जो उसकी बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है वो सारे तरीके के सेल में पाई जाती है, फिर वो चाहे प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो। सेल सराउंड रहता है, जो सेल मेम्ब्रेन है उस वो बहुत ही पतली होती है, ठीक। और इसका एक अलग नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इसको सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और भी कई नामों से जानते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन ही है कि जो सभी लिविंग सेल्स में पाई जाती है और वही मतलब द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द लिविंग सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सेल मेम्ब्रेन ही है जो बाहर के वातावरण से सेल को अलग करती है। सेल एक बाउंड्री फॉर्म करती है जिससे सेल पता चलता है कि ये सेल है। अब जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, ठीक। कमरा ये कैसे पता चलता है कि ये रूम है? चारों तरफ से बाउंड्री हुई रहती है, इसी वजह से ये पता चलता है कि ये सेल मतलब सॉरी ये रूम है। और क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड रिमार्केबली कॉम्प्लेक्स इन इट्स मॉलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। The cell membrane separate the inner interior of the cell from the outermost environment. जो सेल होता है, जो सेल के अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो बाहर के कंडीशन से एकदम अलग होती हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाहर के इन्वायरमेंट से और अंदर के इन्वायरमेंट को सेपरेट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इट्स सिलेक्टिवली परमिएबल। जो सेल मेम्ब्रेन अभी हम लोग ने ये पढ़ा है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। मतलब इसमें बहुत ही कुछ ही मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर जा सकते हैं या सेल के अंदर आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन ये सारा काम करता है। सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन लेयर और थिक बैरियर रेंजेस इन 5 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। जो सेल की थिकनेस होती है वो जनरली 5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर के रेंज में होती है। मतलब अगर उसकी स्मॉलेस्ट थिकनेस जो है वो 5 नैनोमीटर की होगी और उसकी मैक्सिमम थिकनेस 10 नैनोमीटर की रेंज में होगी। इट कंट्रोल्स द ट्रैफिक एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, बाकी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सब अच्छी तरीके से अगर फंक्शन कर रहे होते हैं तो ये लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर प्रोटीन या लिपिड सेल में बहुत ज्यादा अगर हो गया होता है या फिर सॉरी हाँ ज्यादा हो गया तो सेल को बाहर सेल से बाहर जाने के लिए सेल मेम्ब्रेन इसको एक रूट प्रोवाइड करता है। सेल मेम्ब्रेन। अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? सॉरी, द सेल मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय कार्ल नागेली and Carl Kramer in
1855। जो सेल मेम्ब्रेन का टर्म है वो कार्ल नागेली ने और कार्ल क्रैमर ने 1855 में दिया था। इससे पहले सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को किसी दूसरे नाम से जाना जाता था, जिसका नाम है जेलेन मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को 1855 से पहले हम लोग जेलेन मेम्ब्रेन के नाम से जानते थे। The basic component of a plasma membrane is lipid, protein and carbohydrate. जनरली जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड एंड प्रोटीन का रेशियो ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट 1 to 10% के रेशियो में होता है। सेल मेम्ब्रेन, इसमें प्रोटीन किसी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन ज्यादा होगा, किसी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड ज्यादा होगा। जैसे उसका फंक्शन जिस तरीके से, उस तरीके से प्रोटीन और लिपिड का रेशियो भी चेंज होता रहता है। The different types of models are proposed to explain the structure of plasma membrane. सिर्फ एक ही मॉडल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं हो पाया था। इस वजह से जितने भी साइंटिस्ट थे वो अपने अपनी थियरी के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किए थे। इसीलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन के कई मॉडल्स को पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन केमिकल कंपोजिशन, अभी हम लोग पढ़े हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बना हुआ था, वो है लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। सेल मेम्ब्रेन का जनरल कंपोजिशन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स का होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड, जिसमें प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जनरली 50-50 भी हो सकता है, मतलब 50% लिपिड 50% प्रोटीन, या फिर इसका रेशियो 60-40 का भी हो सकता है। जिस तरीके से सेल है, जहां उसका फंक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन वेरी करता है। There is a wide variation in the lipid protein ratio between different cells. मतलब जो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो है, जितने तरीके से सेल्स होते हैं उन सब में वेरी करता रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में लिपिड का और प्रोटीन का रेशियो कुछ और होगा, यूकैरियोटिक सेल्स में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो कुछ और होगा। हमारी बॉडी में बहुत तरीके की सेल्स पाई जाती है, जैसे न्यूरॉन सेल्स, ब्लड सेल्स में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इरिथ्रोसाइट, है ना। तो उन सब में लिपिड और प्रोटीन का रेशियो अलग अलग होता है। स्मॉल परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अभी हम लोग देखे हैं कि पढ़े हैं कि 1 to 10% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, पर कहाँ, जो सेल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस होती है वहां पे कार्बोहाइड्रेट मिनिमम अमाउंट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। Phospholipid and the most other constituents are amphipathic molecules which have both hydrophobic and hydrophilic regions. अभी हम लोग लिपिड पढ़े हैं कि लिपिड जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से मिलकर बना होता है। उसमें भी लिपिड की जो टाइप है वो है फॉस्फोलिपिड। जितने भी सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से ही मिलकर बने होते हैं, और उनमें दोनों तरीके का नेचर पाया जाता है। एम्फीपैथिक मतलब होता है जिसमें दो तरीके के रीजन पाए जाते हैं, पोलर और नॉन पोलर। इसमें दो तरीके के एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड एक हाइड्रोफिलिक। मतलब ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं सेल मेम्ब्रेन, लिपिड्स,
लिपिड में फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जिसका नेचर होता है एम्फीपैथिक। इसमें एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, एक हाइड्रोफिलिक। अब ये हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फोबिया या डर। हाइड्रोफोबिक एंड फॉस्फोलिपिड का जितने जो भी हैं वो हमेशा पानी से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे दिया हाइड्रोफिलिक, फिर सेपरेट करते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिया का मतलब होता, हाँ, फिलिक का मतलब होता है लव। अब लिपिड का जो एक एंड होता है वो वाटर लविंग होता है और दूसरा एंड वाटर हेटिंग, वो हमेशा पानी से दूर भागेगा। The properties of phospholipid molecules allow them to spontaneously form a double layer of membrane. Phospholipid सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना होता है, जिसमें दो एंड होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक एंड एक हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक एंड हमेशा सेल मतलब वाटर मॉलिक्यूल से दूर भागेगा और हाइड्रोफिलिक हमेशा पानी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये एक फॉस्फोलिपिड का जनरल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये है फॉस्फेट ग्रुप, ये इसका हेड रीजन है और ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है जिससे भी ये बॉन्ड बनाएगा। तो उसके नाम के बेस पे इसका हम लोग नाम ले लेते हैं। मान लीजिए अगर ये ग्लिसरल डिहाइड से बना है तो हम लोग कहेंगे फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोलिपिड। फिर फॉस्फेट और दोनों फैटी एसिड चेन को जोड़ने का काम करता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल भी एक तरीके का लिपिड है। अब जो इसका एक दो टेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दोनों दो तरीके के हैं। एक सिंपल है, ठीक, दूसरा थोड़ा सा बेंड है। सिंपल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसको नाम देते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब जहां भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पे फैटी एसिड अनसैचुरेटेड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे इसका नाम है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तो इसका केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन में किस तरीके से अरेंज रहते हैं वहां पे ये ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, फिर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, फिर ग्लिसरॉल अटैच करेगा फैटी एसिड को और फॉस्फेट ग्रुप को। इसमें दो तरीके का टेल पाया जाता है, ठीक, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। अब इसको हेड रीजन भी नाम दे सकते हैं। ये हेड रीजन है, ये सॉरी ये टेल रीजन। हेड रीजन हमेशा हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा और जो टेल रीजन है जिसमें फैटी एसिड रहेगा वो हमेशा हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अब है मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन को अच्छी तरीके से डिफाइन करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल दिए, जिसमें हम लोग तीन मॉडल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जिसमें फर्स्ट है डैनियलियन डिवीजन मॉडल, सेकंड है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और थर्ड है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन इससे पहले भी सेल मेम्ब्रेन डेनियली एंड डेविसन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थियरी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था और उसके नेचर को डिस्क्राइब किया था, लेकिन वो अच्छे तरीके से उसके फंक्शन को डिस्क्राइब करने में फेल हो गए थे, इसलिए उनकी थियरी को हम लोग बहुत डीपली नहीं पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही ये बताया था कि जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इससे पहले जितने भी मॉडल आए थे, जैसे ओवर्टन का मॉडल था, उन्होंने सिर्फ अपने ये साइंटिस्ट
का नाम है ओवरटन। उन्होंने अपने मॉडल में सेल मेम्ब्रेन के मॉडल में ये बताया था कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि लिपिड जो है वो एक लेयर में रहेगा, 2 लेयर में रहेगा या फिर इसके साथ प्रोटीन या फिर अदर तरीके के लिपिड अटैच रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए इन्होंने अपना 1900 में अपनी थियरी दी थी, लेकिन ये एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे, इसलिए इनके मॉडल को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। सेकंड मॉडल है ग्रॉटर एंड ग्रेंटल का मॉडल। इन्होंने तो इनकी थियरी कब ओरिजिन में आई? इन 1922। ओवरटन और इनकी थियरी में बस ये सिमिलैरिटी थी कि ये दोनों लिपिड से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने लिपिड का कोई लेयर नहीं बताया था, सिर्फ जनरली बता दिया था कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लिपिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने ये बताया 1920 में जब इनकी थियरी आई तब इन्होंने ये बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर से मिलकर बना होता है। लिपिड बाई लेयर मतलब जो लिपिड की लेयर है वो 2 लेयर्स में रहेंगी। ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने ये बताया कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड के 2 लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर ओरिजिन में आया डेनियली एंड डेविसन का मॉडल। इन 1935 Danieli and Davison studied the triglyceride lipid bilayers over a water surface. डेनियली एंड डेविसन ने साथ में अपनी थीसिस दी इन 1935 में। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से he studied the triglyceride lipid and bilayers over a water surface. इन्होंने ये बताया कि जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पानी में ऑयल की एक ड्रॉप डालते हैं तो वो सेपरेट हो जाती है, क्योंकि जो ऑयल है लिपिड से मिलकर बना होता है और ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हमेशा पानी से दूर भागने का काम करता है। इन्होंने अपनी थियरी में ये भी मेंशन किया था कि जैसे सेल मेम्ब्रेन का नेचर है वो एक ऑयल के ड्रॉप की तरह काम करता है। फिर दूसरा आया इन देयर मॉडल डेनियली एंड डेविसन प्रपोज दैट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 layers of lipid phospholipid molecules। जैसा कि ग्रॉटर एंड ग्रेंडल ने बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो 2 लिपिड के लेयर से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन उन्होंने लिपिड के नेचर को डिस्क्राइब नहीं कर पाया था। फिर जब ओरिजिन में डेनियली एंड डेविसन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल आया तो उन्होंने बताया कि जो इसमें लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड नेचर का होता है। इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी होते हैं, मतलब लिपिड से फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहते हैं जो वाटर के साथ बॉन्ड बनाने में कैपेबल होते हैं। They found that they arrange themselves with the polar head facing outwards. डेनियली एंड डेविसन ने बताया कि जितने भी अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक हेड रीजन होता है फॉस्फोलिपिड का, दूसरा रीजन टेल रीजन का होता है। जो हेड रीजन होता है वो वाटर लविंग टाइप का, दूसरा वाटर हीटिंग टाइप का। अब इन्होंने बताया कि जितने भी सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो उनका वाटर लविंग रीजन होता है वो हमेशा इन्वायरमेंट की तरफ होगा। वो साइटोसॉल मतलब सेल मेम्ब्रेन के आउटर एरिया में इसका हेड रीजन पाया जाएगा। इट ऑलवेज फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड द सरफेस टेंशन इज मच हायर देन दैट ऑफ सेल। उन्होंने बताया कि जैसे ये मान लीजिए वाटर, इसमें वाटर है, पानी ऑयल डाल दिए, ये एकदम सेपरेट हो जाता है पानी से। उन्होंने बताया कि जो इसका सरफेस टेंशन होता है वो हमेशा हायर
सॉरी हाँ, जो सेल मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन होता है वो बाहर के एनवायरनमेंट से हायर होता है। अब इनका ये मॉडल, इनके मॉडल का एक और नाम भी है जिसको कहते हैं हम सैंडविच मॉडल, ठीक? जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है कि सैंडविच किस तरीके से मिलकर बना होता है। डेनियली एंड डेवसन ये दोनों ही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटीन को भी सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट में शामिल किया था। इनके मॉडल का नाम सैंडविच मॉडल भी पड़ा। सैंडविच जैसे दोनों साइड ब्रेड से होती है, बीच में उसकी अलग से स्टफिंग होती है। फिर उन्होंने ये बताया था कि ये प्रोटीन्स दोनों साइड सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स अरेंज रहेंगे और बीच में लिपिड्स की 2 लेयर जिसको कहते हैं बाइलिपिड लेयर। अब जैसे दोनों साइड सैंडविच में ब्रेड रहता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में दोनों साइड प्रोटीन्स रहता है, बीच में लिपिड का अरेंजमेंट होगा। हाँ, बीच में दोनों फॉस्फोलिपिड अरेंज रहेंगे, ऊपर और नीचे की ओर प्रोटीन्स अरेंज रहेंगे। इसमें जो प्रोटीन का नेचर होता है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, जो जिसका मेन कंपोजिशन क्या है, ये अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये आउटवर्ड और इनवर्ड डायरेक्शन में पाए जाते हैं, इनके बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर पाई जाती है। अब इसका हाइड्रोफोबिक रीजन हमेशा प्रोटीन से अटैच्ड रहेगा और हाइड्रोफिलिक रीजन सॉरी इसका हाइड्रोफोबिक रीजन सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहेगा और हाइड्रोफिलिक रीजन वाटर से बॉन्ड बनाने की या इन्वायरमेंट से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। फिर आया रॉबर्टसन का मॉडल। In 1965, Robertson noted that the structure of membrane seen in the electron micrograph. रॉबर्टसन के मॉडल का एक दूसरा नाम भी है जिसको कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। 1965 में रॉबर्टसन ने सेल मेम्ब्रेन के मॉडल को मॉडिफाइड किया। फिर उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्होंने बताया कि जितने भी मतलब जो प्रोटीन की लेयर होती है उन सब में कोई भी जगह नहीं होती है जिससे कि जितने भी मॉलिक्यूल सेल से अंदर जा सके या सेल के बाहर जा सके। ये इनका मॉडल डेनियली एंड डेविसन के सैंडविच मॉडल से सिमिलर ही था, बस उन्होंने ये बताया था कि जो सरफेस में है कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा कि जिससे बाहर के कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर अंदर से मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकें। इन्होंने अपने मॉडल में ये डिस्क्राइब नहीं किया था। He saw no spaces for pores in the electron micrograph. उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ में जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की तब उन्होंने ये नहीं बता पाया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स का पैसेज किस तरीके से होता है सेल मेम्ब्रेन में। सेल के साइटोसोल से बने हुए मॉलिक्यूल्स किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाते हैं या फिर सेल को किसी और मॉलिक्यूल्स की मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर आयंस की जरूरत है, वो किस तरीके से सेल में आती है। रॉबर्टसन ने ये नहीं बता पाया था। इनका मॉडल हमेशा सैंडविच मॉडल से सिमिलर ही था। He hypothesized that the railroad track appearance came from the binding of osmium tetroxide proteins and polar group of lipids. उन्होंने अपनी थीसिस में ये लिखा कि ये जितने भी एक जैसे हाँ, जैसे ट्रेन चलती है उसका एक सेपरेट रोड होता है, उसी तरह उन्होंने प्रोटीन के बारे सॉरी लिपिड के बारे में भी ये बताया कि ये इस तरीके से होते हैं। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड प्रोटीन मतलब ऑस्मियम अगर प्रोटीन से अटैच हो जाता है तो वो एक पोलर रीजन या पोलर ग्रुप्स की तरह काम करने लगता है और वो बाहर के एनवायरनमेंट से बॉन्ड बनाने में कैपेबल हो जाता है। अब इनकी थियरी का जो ये डायग्राम है
जैसा अभी सैंडविच मॉडल में पढ़ा है, दोनों इनवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में प्रोटीन की लेयर होती है, ठीक? बीच में फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है जिसका हेड रीजन हमेशा प्रोटीन्स की तरफ रहता है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और हाइड्रोफोबिक टेल्स हमेशा दोनों के बीच में रहती है। इनका सिर्फ अब इनमें कोई भी स्पेस इन्होंने नहीं दिखाया था कि आयंस और मैक्रोमोलेक्यूल्स का ट्रांसफर किस तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में होता है। इसका एक अलग नाम अभी हम लोग पढ़े हैं जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ रॉबर्टसन। बट इन्होंने ये दोनों के मॉडल में ये कॉमन था, ये एक डिफरेंस था कि जो इसमें प्रोटीन है उसमें डेनियली एंड डेविसन के मॉडल में अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन था। बट जब रॉबर्टसन ने अपनी स्टडी की, उन्होंने फिर क्योंकि स्पेस नहीं पाया प्रोटीन्स में, तब उन्होंने कहा कि जो ये प्रोटीन का नेचर है ग्लोबुलर, वो अल्फा प्रोटीन का नेचर नहीं है। तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो बीटा ग्लोबुलर प्रोटीन नेचर का होता है। अल्फा प्रोटीन में जितने भी प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत लूजली अटैच होते हैं। इसीलिए जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स या आयंस होते हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में आ सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने रॉबर्टसन ने अपनी स्टडी की तब पाया कि वहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं होता है कि आयंस और माइक्रोमोलेक्यूल ट्रांसफर हो सके। इसीलिए उन्हें प्रोटीन का नाम दूसरे प्रोटीन को अल्फा की बजाय बीटा प्रोटीन का नाम ले लिया। लास्ट में आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको एस.जे. सिंगर और निकोलसन ने दिया था। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं दैट कैन बी कंसीडर्ड एज टू डायमेंशनल लिक्विड वेयर ऑल लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर और लेस फ्रीली। मतलब इनके मॉडल के अकॉर्डिंग जितने भी सेल मेम्ब्रेन का जिस भी कंपोजिशन में बने होते हैं लिपिड और प्रोटीन्स, ये एक लिक्विड की तरह काम करते हैं जिसमें लिपिड और प्रोटीन एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं या टाइटली अटैच हो सकते हैं या फिर लूजली। और इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए कहते हैं कि जो ये लिपिड का नेचर होता है सेल मेम्ब्रेन में ये एक फ्लूइड की तरह काम करता है और इसमें प्रोटीन जो है एक मोज़ेक की तरह फंक्शन करता है। इसलिए इस मॉडल को नाम दिया जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फिर क्या हुआ, सिंगर स्टडीड phospholipid bilayers and found that they can a flattened surface on water with no requirement for a protein coat। सिंगर ने ये बताया कि जितने भी फॉस्फोलिपिड होते हैं उन वो सब वाटर से अगर वाटर के अटैच में आते हैं तो वो जितने फॉस्फोलिपिड ही कैपेबल होते हैं वाटर पे एक सरफेस का फॉर्मेशन करने के लिए। इसमें प्रोटीन की किसी भी कोटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इट अकर इन ग्लोबुलर प्रोटीन, मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जितने भी प्रोटीन होते हैं वो ग्लोबुलर नेचर के होते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया ग्लोबुलर प्रोटीन। द वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने में कैपेबल था, इसलिए इस मॉडल को हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए इसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मॉडल भी कहते हैं। इसका डायग्राम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें देखिए ये दोनों लिपिड की नेचर है, लिपिड की लेयर है। इसमें लिपिड का जो ये पिंक कलर से डिनोट हो रहा है वो लिपिड का हेड रीजन है। ये लिपिड का हेड रीजन है जो जितने भी दोनों हेड रीजन एक सेल के आउटसाइड इन्वायरमेंट से कांटेक्ट करते हैं, एक सेल के साइटोसॉल से कांटेक्ट करते हैं, ये हमेशा हेड रीजन
हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और इसका टेल रीजन हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अब यहाँ पे इसमें दिया गया है, ये प्रोटीन्स येलो कलर से प्रोटीन को डिनोट किया गया है। इसमें बताया गया है कि बाकी सारे मॉडल जैसे इस पे प्रोटीन की कोटिंग थी, बाकी जितने भी साइंटिस्ट ने अपना मॉडल दिया था, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ये डिस्क्राइब किया गया कि जितने इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो कई तरीके से लिपिड में अरेंज रहते हैं। ये लिपिड में डिफ्यूज रहते हैं। अभी लिपिड को हम लोग लिक्विड की तरह ले रहे थे और प्रोटीन्स को एक हार्ड मॉलिक्यूल की तरह ले रहे थे। तो इसमें जो भी प्रोटीन्स है, ये एक किसी भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो लिपिड में ही डिफ्यूज रहता है। अब इसमें भी प्रोटीन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में जो प्रोटीन होता है वो 2 तरीके से पाया जाता है। एक प्रोटीन जो दोनों लिपिड लेयर को कवर करता है, उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। ये प्रोटीन जो पूरा दोनों लिपिड लेयर के क्रॉस में है, उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन। वो दोनों लिपिड लेयर के बीच में एम्बेडेड है। अब ये प्रोटीन या फिर जो प्रोटीन लिपिड के आउटर सरफेस पे पाई जाती है, उसको कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। बीच-बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है, मतलब वो भी एक लिपिड का टाइप है। इसमें जो प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलर नेचर का होता है। इसमें कुछ परसेंट में कार्बोहाइड्रेट की चेन्स भी पाई जाती है। और इसमें ये जो प्रोटीन है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ये एक पैसेज इसमें जो प्रोटीन है जिसका नाम है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ये प्रोटीन एक पैसेज प्रोवाइड करता है जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं वो सेल से बाहर जा सके या सेल के अंदर जा सके। इसमें इस प्रोटीन का बहुत ही ज्यादा काम होता है। इसमें प्रोटीन की कई वैरायटी पाई जाती है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें कुछ परसेंट में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है जो कि एक लिपिड का टाइप है। ग्लाइकोलिपिड जनरली फॉस्फोलिपिड पाया जाता है, कुछ परसेंट में ग्लाइकोलिपिड। इसमें प्रोटीन 2 तरीके से पाई जाती हैं। जो प्रोटीन दोनों लिपिड लेयर से अटैच रहती हैं, उसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन, और जो प्रोटीन एक लिपिड लेयर या आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन। अब इसमें जो जितने भी लिपिड्स हैं, उनका हेड रीजन हमेशा एक जो साइटोसॉल है उसकी तरफ रहेगा और एक हेड रीजन बाहर इन्वायरमेंट की तरफ रहता है। अब बताएं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। द सेल मेम्ब्रेन इज द cell's flexible outer limiting barrier and separate the cell in the internal environment from the external environment। मतलब सेल मेम्ब्रेन अभी हम लोग पढ़े हैं कि जितने भी बैरियर्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है, और जो बाहर का एनवायरनमेंट है और अंदर के एनवायरनमेंट में सेल मेम्ब्रेन एक कोऑर्डिनेशन फॉर्म करता है जिससे सेल अच्छी तरीके से या प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर का होता है और जिसमें प्रोटीन्स जिसमें लिपिड्स के थ्रू माइक्रोमोलिक्यूल्स या लिपिड से जितने भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बना सकते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के थ्रू ही आएंगे। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स या बड़े आयंस को आने के लिए प्रोटीन एक पैसेज प्रोवाइड करता है। प्रोटीन एक चैनल की तरह काम करता है जिससे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स या आयंस एक सेल से बाहर जा सके या सेल के अंदर आ सके। फिर इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका बेसिक नेचर किसी भी सेल का बेसिक नेचर जितने भी सेल्स होते हैं उन सब में सेल मेम्ब्रेन का होना कंपलसरी है। सेल मेम्ब्रेन पर ही सेल की लाइफ टिकी हुई होती है। The oxygen which needs in order to carry out
metabolic functions such as cellular respiration and carbon dioxide, a byproduct of these functions, can easily enter and exit through the membrane. Cell membrane चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन का इनटेक हो या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना हो, सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है और ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर रिस्पिरेशन में जितनी भी मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिक में जितनी भी कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, उन सब में सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह या एक पैसेज की तरह काम करता है. The water can also freely across the membrane along, although it does so a slower rate. इसमें वाटर भी साइटोसोल में अगर वाटर की कंसिस्टेंसी ज्यादा हो गई है या बाहर के इन्वायरमेंट से वाटर की नीड होती है सेल को, तो सेल मेम्ब्रेन भी इसके थ्रू आ जाता है, लेकिन बहुत ही उसकी जो रेट होती है बहुत ही स्लो होती है. However, the highly charged molecules जैसे कि ions cannot directly pass through the, nor can large macromolecules like carbohydrate and amino acids. मतलब जितने भी मान लीजिए चाहे आयंस हो या फिर जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, वो इजिली नहीं आ सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से डायरेक्ट, इसीलिए उनको एक पैसेज की आवश्यकता होती है. ये पैसेज प्रोटीन प्रोवाइड कराता है. वो प्रोटीन एक चैनल प्रोटीन्स की तरह काम करने लगता है, जो एक पैसेज देता है जिससे कि जितने भी आयंस हो या मैक्रोमोलिक्यूल्स हो वो एक सेल मेम्ब्रेन से बाहर जा सके या सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सके. ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस vesicles come to the surface of the cell membrane, merge with it and release their contents to the outside of the cell. एक्सोसाइटोसिस मतलब, एक्सो मतलब बाहर की तरफ ले जाना, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर जिस भी चीज का फॉर्मेशन हुआ रहा हो. सेल मेम्ब्रेन एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करता है. मतलब मान लीजिए किसी सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स या लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा हो गया है, तो उसको सेल से बाहर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम करता है, उसको पैसेज प्रोवाइड करता है कि सेल अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके, और जितने भी हम वेस्ट प्रोडक्ट है उन सब को बाहर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन एक गेट की तरह काम करता है. इसमें वेसाइकल्स क्या होता है, जो इतने भी वेसाइकल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, और जो भी लिपिड या मैक्रो लिपिड कार्बोहाइड्रेट जो भी बना हुआ रहेगा या प्रोटीन, वो उससे अटैच हो जाएगा वेसाइकल से. वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन को वो सारे प्रोटीन्स दे देगा. अगर सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट जिसकी भी जरूरत होगी, पहले वो अपने सेल मेम्ब्रेन मिलेगा. अगर उसको सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में उसकी हेल्प नहीं चाहिए होगी, तो वो सेल से बाहर जाने के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है. एक्सोसाइटोसिस रिमूव्स द सेल वेस्ट प्रोडक्ट्स. मतलब एक्सोसाइटोसिस मींस सेल से बाहर किसी भी मॉलिक्यूल्स का सेल से बाहर जाना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है. ये सेल के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है. Parts of molecules, exocytosis remove waste products, parts of molecules that are used by the cell. सेल में अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स की डेथ हो गई हो, मतलब किसी भी सेल ऑर्गेनेली की डेथ हो गई हो या फिर अच्छी तरीके से नहीं फंक्शन कर रहा हो, तो जो सेल होता है वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू साइटोप्लाज्म से होते हुए सेल से बाहर निकाल देता है. इसमें सेल मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. Another function क्या है, the cell membrane also plays a role in signaling and communication. अब सेल, एक सेल दूसरी सेल, ठीक, सेल अगर ग्रुप में फॉर्म होती है तो उसको क्या कहते हैं, टिश्यू. ये टिश्यू किस तरीके से फॉर्म होती है, ये होती है सेल सिग्नलिंग के थ्रू. इसको कहते हैं हम लोग सेल सिग्नलिंग. और सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन सेल सिग्नलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड कराता है. जैसे किसी भी सेल को एक दूसरे से अटैच होने के लिए एक एडिशन मॉलिक्यूल की तरह जो सेल मेम्ब्रेन है वो काम करता है, ठीक.
और एक सेल से दूसरे सेल में किसी भी मैसेज का ट्रांसफर करने के लिए एक कम्युनिकेशन की तरह सेल मेम्ब्रेन काम करता है। मतलब अभी हमको पेन की ज़रूरत है, तो पेन तो हाथ में होते हैं, लेकिन दिमाग में ये बात आती है, तो हमारे दिमाग की बात हमारे हाथ तक पहुँचने के लिए जिस भी चीज़ सेल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये कौन प्रोवाइड कराता है? ये सेल मेम्ब्रेन इसको प्रोवाइड कराता है। रिसेप्टर प्रोटीन्स जो होते हैं, मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन में बहुत तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन एक रिसेप्टर प्रोटीन की तरह काम करने लगती हैं। अब जैसे मान लीजिए हार्मोन से किसी भी सबस्टेंस का अगर फॉर्मेशन होता है, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए प्रोटीन अपने आप को एक रिसेप्टर प्रोटीन की तरह सर्व करने लगता है और उसके मैसेज को अपने प्रोटीन के थ्रू सेल में भेज देता है, या फिर अगर सेल से बाहर जाना हो तब भी ये सेल के बाहर भेजने में भी ये प्रोटीन हेल्प करता है, या सेल बाहर से किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी भी प्रोडक्ट को अंदर जाना हो, तो ये प्रोटीन जो प्रोटीन का नेचर होता है वो एक रिसेप्टर की तरह काम करने लगता है। ये आज का टॉपिक सेल मेम्ब्रेन यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।